हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। फिर से हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पे और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र शाह। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टॉपिक पे किंगडम प्लांटे और एनिमलिया को डिस्कस किया था। जो भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो नहीं देखा, जो न्यू ऐड हुए होंगे, न्यू देख रहे हैं वीडियो, प्लीज हमारे लास्ट वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको आगे के वीडियो समझ में आएंगे। और हमारे इस चैनल को, हमारे लेक्चर्स को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो बात हमारी लास्ट टर्म पे जो फिनिश हुई थी, मैं एक बार जनरली रिवाइज कराता हूं। लास्ट टर्म पे जो हमने अपना टॉपिक फिनिश किया था वो किंगडम प्लांटे और एनिमलिया पे बेस्ड था, और जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहां पर मेन एक फोकस वाली बात थी कि पूरे ऑर्गेनिजम्स को, अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। हमने वो पांचों किंगडम पढ़ डाले थे, और इन किंगडम के अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जिन बेचारों को कहीं भी जगह नहीं मिली। वो बेचारे हमारे छोटे मोटे वायरस, वायरियोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस जैसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको कहीं जगह नहीं मिली, लेकिन हमने उसे जगह दी अपने चैप्टर में। हमने उन्हें पढ़ना सीखा कि भाई वायरस क्या है, वायरियोइड्स क्या है, प्रियॉन्स क्या है एंड लाइकेंस क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आकर के। हमने लास्ट टाइम पे वायरस के बारे में बताया, उनकी हिस्ट्री बताई, कैसे डिस्कवर किया गया था वायरस को। दिमित्री इवानोव्स्की ने पहले वायरस को देखा और इन्हीं को फाउंडर बोला जाता है, इन्होंने डिस्कवर किया। बाकी तो कई सारे साइंटिस्ट थे, हमारे विजिटिंग थे, इन लोगों ने हेल्प करी इनकी, जिससे वायरस को आइडेंटिफाई किया गया, उसको क्रिस्टलाइज किया गया। फिर आज हम आपको थोड़ा वायरस के बारे में और बताएंगे, उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि आखिर वायरस बने किसके होते हैं। तो शायद आपको याद हो, लास्ट टर्म पे हमने वायरस के बारे में जब आपको पढ़ाया तो हमारा ये लास्ट फेज था, जहां पर मैंने बताया जनरली वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मींस एनिमल में बेसिकली जो भी वायरस इन्फेक्ट करते हैं वो वायरस में डीएनए प्रेजेंट होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जबकि प्लांट्स में पाए जाने वाले वायरस में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। यहाँ पर मैंने एक आपको नीट के लिए क्वेश्चन भी बताया था कि जहां पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई वायरस में इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और इनमें से यानी कि 4 थे ऑप्शन, डीएनए और आरएनए, डीएनए, आरएनए, डीएनए एंड आरएनए बोथ, 4 ऑप्शंस हैं। तो मैंने इस पर बताया था कि वायरस में डीएनए या आरएनए में कोई एक पाया जाएगा, इसलिए ऑप्शन बनता है पहला डीएनए और आरएनए। ये बताने के बाद फिर हम और आगे बढ़े। हमारे पास एक वायरस आया जिसको हमने बैक्टीरियोफेज वायरस बोला। बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है, ये वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके पास भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जेनेटिक। यानी जो हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस है ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है, इसलिए इसको बैक्टीरियोफेज वायरस बोला गया। आज हम वायरस के बारे में थोड़ा सा इसको और आपको दिखाते हैं कैसे डायग्राम बनाना है इसका, वायरस का। देखिए सबसे पहली बात आती है केमिकली, द प्रोटीन कोड कैप्सिड मेड अप ऑफ सब यूनिट्स कैप्सोमर। चलिए कैप्सोमर्स क्या मैं आपको बताता हूं। ये मैं एक वायरस बनाने जा रहा हूं आपको, एक बैक्टीरियोफेज वायरस। आपने ऐसे करना है, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, सिंपल सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। ये ऐसे ले गए, ये ले आए। इनके हेड पे थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा डबल लाइक 3D लुक दिखाई पड़े हमारे वायरस भाई साहब। ये इनके टेम्पलेट्स हैं, ऐसे कर लीजिए, इसे लॉक कर लीजिए आराम से। इनके बाद अपना जेनेटिक मटेरियल भी फिल कर दीजिए अंदर। ये इनका जेनेटिक मटेरियल हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसे कर दें। अब इनकी लेबलिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे
यूनिट से मिलके बना है, छोटे छोटे यूनिट से, पूरा स्ट्रक्चर छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है। ये जो हेड देख रहे हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है हमारे बैक्टीरियोफेज वायरस का, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है बैक्टीरियोफेज वायरस का। चलिए अभी करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं, ये स्मॉल यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमर्स। कैप्सोमर, जो ये कैप्सोमर का ग्रुप बन जाता है पूरा, इसे हम बोल देते हैं कैप्सिड। अभी केवल पॉइंट सुनते चले, अभी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। ये है इनका हेड, ये है नेक, ये टेल प्लेट है इनकी, टेल प्लेट, and these are tail fiber, tail fiber, and this is the genetic material, okay guys. So this is the structure of bacteriophage virus. Bacteriophage वायरस, ये वही खतरनाक वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। बहुत रिसर्च की गई इस बैक्टीरियोफेज वायरस पे। अगर हम बात करें टोटली, तो एक बैक्टीरियोफेज जो हमारा वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट हमारा जो बैक्टीरियोफेज वायरस का है वो है हेड, सेकेंड पार्ट उसका आ जाता है नेक, एंड थर्ड पार्ट आती है उसकी टेल प्लेट। देखिए इस टेल हेड में आते हैं, देखिए डायग्राम को हमेशा एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बाहरी स्ट्रक्चर से अंदर की तरफ चले। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये टकरा रहा है, इसका हेड टकरा गया, फिर अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो जब कभी हम बाहर डायग्राम को एक्सप्लेन करें तो बाहर से अंदर की तरफ, सबसे पहले पहुंचे तो हमें मिल गया हेड। हमने बोला कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस है, इस बैक्टीरियोफेज वायरस में एक हेड है, उस हेड में छोटे छोटे प्रोटीन्स के पार्टिकल्स लगे हुए हैं। इन छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल को, प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये, जैसे कि एक मोती की माला हो, उस माला में छोटी छोटी मोती लगे हैं। पूरी माला जो है उसको आप कैप्सिड बोल रहे हैं, एक छोटी मोती को आप मोती कह रहे हैं। सेम ऐसे पूरी माला हमारी कैप्सिड है, और उसमें यहाँ पर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उसे हम कैप्सोमर कहते हैं। यानी जो हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस है, इस बैक्टीरियोफेज वायरस के हेड या पूरी बॉडी छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो छोटे उस छोटे यूनिट को हमने नाम दिया कैप्सोमर। बट पूरी बॉडी जब हो गई तो हमने उसको नाम दिया कैप्सिड। जैसे कि एक वॉल होती है, उस वॉल की एक ब्रिक यूनिट है उसकी, और एक ब्रिक से मिलकर पूरी वॉल तैयार हो गई है। तो पूरी वॉल क्या है? वॉल इज अ ग्रुप ऑफ ब्रिक्स एंड ब्रिक इज द यूनिट ऑफ वॉल। तो यहाँ पर कैप्सोमर्स क्या यूनिट है, छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, और उनके ग्रुप को हमने नाम दिया कैप्सिड। क्लियर? तो हेड में कैप्सोमर है, कैप्सिड पाया जा रहा है। देखिए अंदर का जेनेटिक मटेरियल है, जो पहले भी बताया जा चुका है, या तो ये डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक इसमें से पार्ट होगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। हेड के नीचे आ जाएंगे तो देखिए हमें नेक मिल रहा है। नेक नॉर्मल सा नेक है, जैसे नेक होती है। चले आएंगे तो टेल मिलती है, और टेल में देखिए टेल प्लेट्स पाई जा रही है। ऐसे हम लोग के पैर ऐसे फैला दीजिए, ऐसे इसके भी एक पैर है, फैला दिए इसने। और देखिए टेल प्लेट्स में क्या लगे हुए हैं हमारे? टेल फाइबर। बेसिकली इसी फाइबर से ये किसी बैक्टीरिया पे अटैच हो जाता है। इसी फाइबर से बैक्टीरिया पे अटैच हो जाएगा, बैक्टीरिया को पकड़ लेगा। बैक्टीरिया को लेंगे पकड़िए भाई साहब, बैक्टीरियोफेज वायरस। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बैक्टीरियोफेज या दुनिया का कोई भी वायरस है, वायरस की बॉडी हमें इन्फेक्ट नहीं करती है। वायरस की बॉडी हमें इन्फेक्ट नहीं करती है, इन्फेक्ट करता है उसका जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल, अपना जेनेटिक मटेरियल तुम्हारे डीएनए में मिक्स करके तुम्हारी बॉडी में अपने हिसाब से कैप्सिड बनाएगा, और ढेर सारे कैप्सिड बना करके ढेर सारे वायरस बनाएगा। फिर आपकी सेल रप्चर हो जाती है, सारे वायरस बाहर आ गए।
फिर हर एक वायरस दूसरे सेल पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर वायरस की बॉडी इतनी खतरनाक नहीं है जितनी खतरनाक उसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए करता क्या है, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को नीचे ड्रॉप कर देता है, यानी कि अपने होस्ट में अपने जेनेटिक मटेरियल को भेज देता है। ये अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट में भेज देता है। अब ये अपने जेनेटिक डीएनए को क्या करेगा, अपने डीएनए से बैक्टीरिया के डीएनए को मिक्स कर देगा। देखिए ये बैक्टीरिया का डीएनए मैं बना रहा हूं, बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए एंड ये वायरल डीएनए, देखिए मिक्स कर दिया इसमें, दोनों का डीएनए मिल गया। अब ये डीएनए, अब ये बैक्टीरिया इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, इस वायरस के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये ढेर सारे डीएनए बनाएगा अपना, ढेर सारे बैक्टीरियोफेज वायरस बनेंगे, फिर ये दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, ये सेल रप्चर हो जाएगी, सारे आपके बैक्टीरियोफेज वायरस बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से ये हमारी सेल पे भी अटैक करता है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस। क्लियर? तो यहाँ पर हमने यही जाना कि ये खतरनाक काम है जितना ही खतरनाक उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हमारे यहाँ पर हमने क्या देखा कि बैक्टीरियोफेज वायरस है, जिस वायरस की बॉडी में हेड है, नेक है, टेल प्लेट है। यहाँ पर खास बात मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि पूरे बैक्टीरिया में आपको 96%, अबाउट 96% तो प्रोटीन मिलेगी, केवल सिर्फ प्रोटीन। और आप देख रहे हैं पूरी बॉडी में इसके सिर्फ प्रोटीन ही है, हेड भी प्रोटीन है, नेक भी प्रोटीन है, टेल भी प्रोटीन है, सब प्रोटीन है। यहाँ सिर्फ सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन हो गया, और रिमेनिंग 4 और 5% में पाया जाता है इसका जेनेटिक मटेरियल। इसका जेनेटिक मटेरियल केवल 2 चीजें पाई जा रही है हमारे वायरस में, इसलिए शायद वायरस को उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली। वायरस जैसे अदर ऑर्गेनिज्म भी हैं, चलिए उनके पास चलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है। ये वायरस जो देखिए मैंने इसका एग्जांपल क्यों लिया, बेसिकली इसके अच्छा एक डिफाइनिंग स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मैंने बैक्टीरियोफेज वायरस को लिया। सारे वायरस में भी यही है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल का जो रेशियो है अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। वहां चाहे वो एचआईवी का वायरस हो, वो भी कैप्सिड का बना होगा, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, चाहे जो भी वायरस हो। हमने इसी वायरस बनाई है द प्रोटीन कोट यानी कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स। उसे बोलते हैं कैप्सोमर, जो स्मॉल सब यूनिट्स है प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड, यानी उसके डीएनए, न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या है यहाँ पर, डीएनए या आरएनए। कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्री। हेलिकल का मतलब या तो ऐसे होगा हेलिकल इसका कैप्सोमर्स, या फिर पॉलीहेड्रल मतलब जैसे कि आपने बैक्टीरियोफेज वायरस में देखा ऐसा होगा। तो इन 2 तरीके के ऐसे फॉर्म्स हो सकती हैं। तो ये थे हमारे वायरल भाई साहब। चलिए आगे चलते हैं अपने दूसरे प्राणी के पास। ओहो एग्जांपल भी है। चलिए वायरस से कॉजेस डिसीज है मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं बेटा। मम्स में देखिए क्या होता है कि इसको गलसुआ बोलते हैं। छोटे बच्चों में गलसुआ एक बीमारी होती है जहां पर उनके नेक के पास, ये देखिए उनकी जो नेक के पास है यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, इस जगह पे ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हमने बोला मम्स। ये छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। स्मॉल पॉक्स देखिए खतरनाक तरीके से लेडी फैली हुई है, स्मॉल पॉक्स है इनको, और पूरी तरीके से आज तो इन सब की वैक्सीन लग चुकी है, काफी लोगों की वैक्सीन लग चुकी है, अप्रोक्सीमेटली खत्म होने पे स्मॉल पॉक्स अपने इंडिया में। हर्पीज ये बेटा एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, लेकिन इसके सिम्टम जो होते हैं कि आपके माउथ पे जो पेशेंट होता है हमारा, उस पेशेंट के माउथ पे और चिक्स के आसपास ढेर सारे दाने निकल आते हैं। ये एक जेनेटल डिसीज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होने वाली डिसीज होती है। इन्फ्लुएंजा एक कॉमन सी बीमारी है, हम सभी लोग इससे लगभग इन्फ्लुएंस होते हैं, इसी से बन गया इन्फ्लुएंजा, छींक खांसी एंड ड्रॉपिंग नोज लाइक दैट। एड्स तो एक बड़ी बीमारी है, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एड्स की सबसे पहले डिस्कवरी करी गई। एक एड्स का फुल फॉर्म भी आपको बता दूं, छोटी क्लास में बताया जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी ये है। चलिए इसके बारे में बता दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा बताना इसलिए जरूरी रहेगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में
कुछ नशेबाज टाइप के लोग थे, ड्रग्स एडिक्शन करते थे, वो होमोसेक्सुअल भी थे। उनके लोगों में बीमारी देखने को मिली और वो बीमारी तब किसी को पता नहीं था कि एड्स नामक कोई चीज भी है, लेकिन उन्हें जो देखा गया कि वो निमोनिया से पीड़ित थे। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो आपके लंग्स में म्यूकस के फिल हो जाने के कारण होता है। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपका स्किन ब्लूइश हो जाएगी, है ना। तो इस कंडीशन पे लोग पेशेंट ने देखा गया, डॉक्टर देखा कि हाँ यार इनको तो निमोनिया है, सभी को निमोनिया है। नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, नॉर्मल ट्रीटमेंट देने के बावजूद वो सही नहीं हो रहे थे। तो पता चला कि भाई उनके बॉडी में डिफिशियंसी हो चुकी है, उनकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम गिर चुका है, और जिस कारण उनको निमोनिया के साथ और भी बीमारियां हो गई थी। सिंपल सी बात है यार, अगर किसी देश में सोल्जर्स नहीं होंगे तो कोई भी आगे कब्जा कर जाएगा। हमारी बॉडी के भी सोल्जर्स हमारे WBCs हैं, हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, तो हमारे लिम्फोसाइट्स को ही खा गया था कोई, यानी जो वो पेशेंट मिले उन पेशेंट की लिम्फोसाइट को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरी तरीके से, जिस कारण उन किसी भी जगह जाए, कोई भी डिसीज अगर उनको हो जाए तो वो सही नहीं हो रही थी। ये खुद किस्मती मनाइए आप और हम कि हमारे लिम्फोसाइट्स स्ट्रॉन्ग हैं, नहीं तो हमारे सराउंडिंग में बीमारियां फैली हुई हैं। और इसका एक अच्छा एग्जांपल देखने को मिला हमें कोविड। वायरस आपके पास से भी गुजरा है, वायरस मेरे पास से भी गुजरा है, लेकिन हमारी और आपकी इम्यूनिटी अच्छी थी, हमारे आपका WBC अच्छे थे, जिन्होंने फाइट करके उस पैथोजन को मार भगाया था। लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में जो होमोसेक्सुअल ड्रग्स एडिक्टिंग हमें मिले ग्रुप, उनकी WBC खत्म हो रही थी, उनकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो रहा था, यानी कोई चीज की डिफिशियंसी हो रही थी, और ये डिफिशियंसी खुद की उनकी बदतमीजी के कारण थी। यानी जो खुद हम करते हैं वो एक्वायर्ड हो जाता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया एक्वायर्ड। जो एक्वायर किया है उस एक्वायर्ड में क्या हो गई, इम्यूनोडिफिशियंसी। आपने खुद अपनी इम्यूनोडिफिशियंसी खराब करी। सिंड्रोम का मतलब होता है जब कई सारी बीमारियां हो जाती हैं तो उनके कॉमन कैरेक्टर को हम सिंड्रोम कहते हैं, इसलिए शायद इस डिसीज का नाम पड़ गया एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी जो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते थे वो इम्यूनिटी क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, जिस कारण आपको बीमारी हो गई। और इसके लिए जो वायरस हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है वो वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये कहानी है एड्स। फिर जब पता चला तो भाई इसका नाम रखा गया, फिर वायरस के बारे में बताया गया, कई सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने मिल करके इसके बारे में हमें जिक्र दिया। इन प्लांट्स द सिम्पटम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन। अगर किसी प्लांट में मोज़ेक मतलब छोटे छोटे धब्बे दिखाई पड़ेंगे आपको, ये छोटे छोटे धब्बे, अगर ऐसा मोज़ेक लाइक आपको दिखता है किसी प्लांट में तो आप भी डॉक्टर बन जाइए और आप कहेंगे कि यहाँ पर वायरस ने इन्फेक्शन किया है। वेन क्लियरिंग, जो वेन्स होती है वो खत्म होने लगती है। देखिए ये बेसिकली क्या होता है, कोई हमारी लीफ होती है तो इस लीफ में यहाँ पे मिड वेन पाई जाती है, ये देखिए ऐसे कह रहे हैं कि वेन्स क्लियरिंग, ये वेन्स क्या होने लगे, क्लियर हो गए, साफ हो गए, वेन से खत्म हो गए पूरे। तो ऐसा भी सिम्टम माना जाता है वायरस से, वो है ड्वार्फिंग मतलब बौनापन, प्लांट बौने होने लगे, चीजें स्टंट ग्रोथ, जो ग्रोथ उनकी वो स्टंट हो चुकी है, और ऐसी कंडीशन पे माना गया कि वहां पर वायरस का हमला था। तो स्टूडेंट्स हमने वायरस के बारे में कल से और आज मिला करके जान लिया कि वायरस बहुत ही माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं। ये वायरस प्लांट को भी इन्फेक्शन देते हैं, एनिमल को भी इन्फेक्शन देते हैं। ये वायरस सिर्फ प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल के बने होते हैं, इसके अलावा इनमें कुछ नहीं होता। ये वायरस डिसीज देते हैं, एड्स जैसी, इन्फ्लुएंजा जैसी, स्मॉल पॉक्स जैसा, देखिए बेचारे की हालत है, पड़ी हुई है, मम्स, ये सारी डिसीजेज हमारी क्या है, वायरस के थ्रू होती है। चलिए वायरस के बाद हम अपने अगले प्राणी के पास चलते हैं, और वो अगले प्राणी है हमारे विरियाइड्स। देखिए विरियाइड्स क्या है और वायरस में क्या डिफरेंस है। कहते हैं इट इज एन इन्फेक्शियस एजेंट विद अ फ्री लो मॉलिक्यूलर वेट RNA एंड नो प्रोटीन कोड। ये उनसे भी कलाकार निकले, वो तो जेनेटिक मटेरियल के साथ कैप्सिड रखते थे, ये जनाब जेनेटिक मटेरियल रखते हैं क्या, RNA रखते हैं, लेकिन इनके पास कोई प्रोटीन कोड, कोई भी प्रोटीन कोड इनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि बैक्टीरियोफेज वायरस दोनों चीजें रखता था, ये भाई साहब केवल RNA रखते हैं।
ये आरएनए की जगह चेन लगी हुई है, ये इसी को विराइड्स बोल दिया। मतलब नेकेड आरएनए भी बीमारी कॉज कर रहा है। हम भले देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन नेकेड आरएनए भी वो क्या है, डिसीज कॉज करता है। और जो डिसीज कॉज करेगा बहुत खतरनाक, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करते हैं। तो विराइड्स क्या है, आरएनए के पार्टिकल्स है। लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए का मतलब हुआ कि आरएनए बहुत बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे आरएनए होते हैं। उस आरएनए का है दीज आर स्मॉलर देन वायरस। अरे बिल्कुल सही बात है भाई, स्मॉलर देन वायरस तो होना ही है वायरसेस से, बिकॉज इनके पास कोई प्रोटीन कोड नहीं है। तो हमें दो चीजें याद रखनी है, वायरस में दोनों चीजें थी, और जो विरियोइड्स है ये उनका संबंध तो छोटे भाई की तरह है, और इनके पास क्या नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा। होगा क्या, लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए होगा। इट इज डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर। ये हमारे टीओ डाइनर है। इन टीओ डाइनर ने डिस्कवरी करी थी हमारे वाइल्ड्स। He found that it caused potato spindle tuber disease. पोटैटो स्पिंडल, देखिए कैसे पोटैटो टेढ़े मेढ़े हो गए। हम भी कभी मार्केट में जाते हैं तो हमें पोटैटो गोल ना मिलकर के स्पिंडल शेप का मिल जाता है। तो स्पिंडल शेप का मिल जाना ये तय करता है कि शायद ये वेरियोइड से इन्फेक्टेड हुआ है। और अगर वेरियोइड से इन्फेक्टेड हुआ है तो ये देखिए पोलियो मार गया इनको, टेढ़े हो गए, है ना। तो इस तरीके से हमारे वेरियोइड्स पार्टिकल्स का क्या काम था कि ये डिसीज कॉज कर रहा है पोटैटो में। लो मॉलिक्यूलर वेट का डीएनए होगा और कोई प्रोटीन कोड नहीं होगी, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या चीज है भाई, एक चीज तो वायरस जानी आपने, डीएनए सॉरी जेनेटिक मटेरियल विद प्रोटीन कोड। ओके, फिर आप वेरियोइड्स के पास पहुंचे, ओनली जेनेटिक मटेरियल विदाउट एनी प्रोटीन कोड। अब प्रियॉन्स देख लीजिए, दीज आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन यानी कि प्रोटीन एबनॉर्मल फोल्डेड है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी। ये प्रोटीन एबनॉर्मली फोल्डेड है, ये दिख रहा है आपको, देखिए ये है प्रियॉन्स। क्या सिर्फ प्रोटीन है दैट कॉज सम इंफेक्शियस न्यूरोलॉजिकल। यहां बात फंस गई आकर के न्यूरोलॉजिकल। अगर बात कॉमन से समझो चीज को, एक सीरीज लेके चलो। क्या सीरीज लेके चलो, वायरस के पास गया तो उसमें जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड दोनों था। विरियोइड्स के पास पहुंचे तो उनका प्रोटीन कोड हट गया, केवल जेनेटिक मटेरियल पहुंचा। प्रियॉन्स के पास पहुंचे तो केवल क्या बचा, प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल ही नहीं था। तो प्री फॉर प्रियॉन्स और पी फॉर प्रोटीन, ये याद रखिएगा। पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर प्रोटीन, यानी कि जो हमारे प्रियॉन्स होते हैं ये प्रियॉन्स प्रोटीन के बने हैं। प्रोटीन का एक एबनॉर्मली फोल्डेड पार्ट हमारा है प्रियॉन। तो ये भी कभी-कभी कुछ प्रोटीन्स भी हमारे हो गए बाय द म्यूटेशन, ये बन जाते हैं। तो जो प्रियॉन्स का ये न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट है। न्यूरोलॉजिकल का मतलब क्या है, मैंने कल भी शायद एक वीडियो में डिस्कस किया है आपसे कि जो न्यूरोलॉजिकल का मतलब होता है आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई। यानी ये प्रोटीन अगर बन गई तो आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी, खासकर आपके ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो न्यूरोलॉजी का मतलब है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो जब कोई चीज नर्वस सिस्टम से डैमेज हो जाती है तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। तो जो हमारे प्रियॉन्स हैं ये न्यूरोलॉजिकली डिसीज कॉज करते हैं, यानी आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी फैलाते हैं। These are similar in size to viruses. ये वायरस के साइज के, क्योंकि देखिए प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो जाहिर बात है बड़ा होगा, तो इसलिए ये वायरस की कैटेगरी में आ गया, इसके साइज की कैटेगरी में आ गया। They cause bovine spongiform encephalopathy। बड़ा अजीब सा नाम है, bovine spongiform encephalopathy। नाम बड़ा लगे तो मत याद करें, मैड काउ डिसीज याद कर ले, मैड काउ डिसीज, पागल गाय। तो जो ऐसी मैड काउ होती है इसकी खास बात देखिए, काउ तो आप देख ही रहे हैं, एक काउ को हो गया मैड काउ डिसीज। इस डिसीज में क्या होता है कि जो काउ होती है वो झूमती रहती है, ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, ऐसे मैड काउ डिसीज में इसके ब्रेन में प्रॉब्लम आती है। इट्स एनालॉगस वेरिएंट सीआर जैकब डिसीज। डिसीज ये साइंटिस्ट अपने नाम पे डिसीज रहती है, ह्यूमंस को आती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ये भी चक्कर खाते रहते हैं, पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं, तो ये ह्यूमंस में डिसीज कॉज करता है। आप मैड काउ डिसीज को याद रखिए, बेसिकली हमारी एकेडमिक उसमें मैड काउ के बारे में ही पूछा जाएगा कि मैड काउ डिसीज किस एजेंट के थ्रू होती है, तो आपका आंसर होगा प्रोटीन के बने हुए प्रियॉन्स हमारे वो डिसीज कॉज करते हैं। चलिए हमारे वायरस निपट गया, वायरस निपट गया, प्रियॉन्स निपट गए, आखिरी भाई साहब हमारे बचे कौन, लाइकेंस।
चलिए लाइकेन के पास चलते हैं। अभी तक हमने वायरस की बुराइयां देखी, वायराइड्स की बुराई देखी, प्रियॉन्स की, लेकिन लाइकेन थोड़ा इन सबसे ज्यादा है। ये किसी को डिसीज कॉज नहीं करता है, और खास बात कि ये एक प्लांट का जैसा आप कह सकते हैं कि प्लांट के जैसा ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसे भी क्यों प्लांट में नहीं रखा गया या इसे क्यों अदर किंगडम में नहीं रखा गया, उसके पीछे कारण ये था कि लाइकेन कॉम्प्लेक्स है दो चीजों का। लाइकेन हमारे एल्गी प्लस फंजाई से मिलकर बनते हैं। तो लाइकेन जो हमारे हैं बेसिकली एल्गी एंड फंजाई के मिक्सअप से बनते हैं, इसलिए ना इनको एल्गी में जगह मिली, ना किंगडम फंजाई में जगह मिली, यानी ना किंगडम प्लांटे में इनको जगह मिली और ना किंगडम फंजाई में, क्योंकि दोनों का ये था मिक्सअप, इसलिए इनको जगह नहीं मिली। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा काम इनका। दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्यों सिम्बायोटिक बोलते हैं और सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? सिम्बायोटिक का मतलब है जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहें और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दें, ऐसे आप रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक कहते हैं। क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक। व्हेन बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, then this association is known as symbiosis। यहां पर दोनों फायदा उठाता है। क्या फायदा उठाते हैं? एल्गी, आप जानते हैं एल्गी एक हमारी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, और सिंपल सी बात है सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का प्रोडक्शन करेगी और ये फूड देगा फंजाई को। एंड अच्छे से आप जानते हैं फंजाई एक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, एक सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये अपना खाना तो बना ही नहीं पाएंगे भाई। तो इनको खाना कौन दे रहा है? इनको खाना हमारा दे रहा है ग्रीन एल्गी। ये इसको फूड दे रहे हैं। फंजाई क्या करता है इसके बदले? फंजाई इनको देता है क्या? वाटर एंड शेल्टर। वाटर एंड शेल्टर प्रोवाइड कराता है, भाई तुम रहो, सुरक्षित रहो मेरे साथ, तुमको वाटर भी एब्जॉर्ब करके हम देंगे, मिनरल्स भी देंगे, तुम हमें खाना दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। वही काम किया लाइकेन्स में। एल्गी और फंजाई दो लोग मिले, एल्गी दे रही फूड, फंजाई दे रही वाटर एंड शेल्टर, और यही जो एसोसिएशन बन गया इसी को हमने बोल दिया लाइकेन्स। आई होप क्लियर हो गया लाइकेन क्या है? ओके। तो दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई से मिलकर के बने हैं, मैंने बताया आपको। द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट। ये बात आ गई, ये दो पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेंगे। फाइकोबायोन्ट क्या है? कह रहा है जो एल्गी वाला पार्ट है, इस एल्गी वाले पार्ट को फाइकोबायोन्ट कहते हैं। फाइकोबायोन्ट। कौन से पार्ट को? एल्गी वाले पार्ट को। और फंजाई वाले पार्ट को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। तो जो एल्गी वाला कंपोनेंट था वो बन गया फाइकोबायोन्ट, और जो फंजाई वाला कंटेंट था वो बन गया फाइकोबायोन्ट। देखिए माइकोबायोन्ट। तो ऐसे करिएगा, इसको लर्न करने के लिए थोड़ा सा मैं बताता हूं। एल्गी कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट, ऑटोट्रॉपिक एंड फंगल कंपोनेंट माइकोबायोन्ट। ओके चलिए, प्लांट से पकड़ लीजिए फाइकोबायोन्ट। P फॉर प्लांट, P फॉर फाइकोबायोन्ट। P फॉर प्लांट, P फॉर फाइकोबायोन्ट बनेगा, यानी प्लांट का ही पार्ट है। प्लांट कौन सा है इसमें? प्लांट वाला जो पार्ट है वो है हमारी एल्गी, वो है हमारी एल्गी। तो एल्गी हमारे प्लांट वाला पार्ट है। P से हमें थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी कि फाइकोबायोन्ट क्या है, माइकोबायोन्ट क्या है। फाइको यानी प्लांट, प्लांट यानी एल्गी वाला पार्ट। हाँ, तो जो एल्गल पार्ट है वो फाइकोबायोन्ट होगा, और जस्ट इसके अपोजिट हमारा माइकोबायोन्ट है जो फंजाई वाला पार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, हमारे पूरे टॉपिक का लास्ट पेज, लास्ट टॉपिक, और आप आजाद हो जाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, यानी दूसरी बड़ी लड़ाई लड़ लेंगे आप, क्योंकि क्लासिफिकेशन किंगडम में सब बड़े ही लोगों का जो मानना है कि एक बोरिंग चैप्टर्स होते हैं एंड इसको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने पूरी कोशिश करी आपको उसको विद पिक्चर शो करने के लिए, इससे आपका इंटरेस्ट है। आई होप आपका इंटरेस्ट ज्यादा भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एल्गी प्रिपेयर फूड। अरे मैंने बता दिया भाई पहले से ही स्टूडेंट्स को कि एल्गी प्रिपेयर करती है फूड को फॉर फंजाई, एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, और फंजाई इसके बदले दे रही है उनको वाटर एंड मिनरल्स। बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स कि फंजाई के अंदर मिनरल्स का एक अच्छा कंटेंट होता है। जैसे कि आप मार्केट में मशरूम, बहुत से लोग मशरूम को
नहीं प्रेफर करते, अरे नॉनवेज जैसा लगता है, बट मशरूम के अंदर अच्छा मिनरल्स होता है, आपकी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो फंजाई है ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिशंस है, सोर्स ऑफ मिनरल्स है, और प्लांट को मिनरल्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि मिनरल्स से वो बॉडी में एंजाइम को बनाते हैं और एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने में हेल्प करती है। इस तरीके से हमारा एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती रखते हैं, और इस दोस्ती का एक क्या निकलता है, फल। दोनों ही फल फूल रहे हैं, दोनों एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी, एक खाना देगा एक पानी देगा, और ये जो मिक्सअप बनता है ये बन जाता है हमारा क्या, लाइकेन। लाइकेन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, ये भी बड़ा एक अच्छा है, ये पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमें आज अपने आसपास लाइकेन देखने को नहीं मिलते। रोड साइड पे जो प्लांट्स, कहीं ऐसी जगह जाइए जहां पर थोड़ा मॉइस्चर हो, जहां पर रोड साइड से थोड़ी दूर घने जंगल में, वहां के ट्रीज में आपको ऐसे पैचेस दिखाई पड़ेंगे, ऐसे पैचेस दिखाई पड़ेंगे। मैं इसका पीछे डायग्राम दिखाता हूं आपको, ये ऐसे पैचेस मिलेंगे आपको। ये जो पैचेस आप देख रहे हैं ये पैचेस लाइकेन्स के हैं। इस लाइकेन कैसे अगर देखें तो स्ट्रक्चरली देखें तो फंगल देखिए हाइफी लगे हुए हैं, वही फंजाई वाला, केंद्र फंजाई वाले हाइफी लगे, और बीच बीच में देखिए एल्गी सेल्स लगी हुई है। ये जो ग्रीन से शो हो रहा है ये एल्गल सेल्स है। तो एल्गी सनलाइट ले रही है, खाना बना रही है, फंजाई को खाना दे रही है, और जो फंजाई है इसके बदले उस एल्गी को वाटर एंड न्यूट्रिशन या मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो फंजाई आपको देखने को मिलेगी, फंजाई आपको बेसिकली रोड साइड से काफी दूर पे मिलेगी, बिकॉज ये पोल्यूशन जहाँ पे होती है वहां पे होगी नहीं। तो ये माना जाता है जिस जगह पे ये है वहां पोल्यूशन कम है। एक पोल्यूशन का इंडिकेटर देखिए, अब ये देखिए एक वूल फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको ऐसे लाइकेन, ये बैरन रॉक्स पे मिलते हैं, चट्टानों पे मिलते हैं ऐसे रहेंगे ये लाइकेन्स, बैरन रॉक्स, ये वहां पे मिलते हैं आपको लाइकेन्स। कभी किसी हिल स्टेशन पे जाइए, कभी नेकेड जो रॉक्स होती हैं उन पे जाएंगे, देखेंगे तो आपको पपड़ी जैसा कुछ मिलेगा, एक क्रस्ट जैसा मिलेगा आपको। वो जो क्रस्ट होता है वो लाइकेन्स होते हैं हमारे, यानी लाइकेन्स हमारे फंगल एंड क्या है, एल्गल कंपोनेंट से मिलकर बना है। फंगल कंपोनेंट देखिए, याद करिए अब मैंने क्या बताया था कि दोनों कंपोनेंट क्या बोलते हैं, एल्गल कंपोनेंट क्या बोलेंगे, पी से याद रखना है, प्लांट यानी हाँ फाइकोबायोट, और फंगल कंपोनेंट माइकोबायोट। इस तरीके से हमारी इस लाइकेन की भी समाप्त हो गई कहानी, और हमने चैप्टर फिनिश किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जहां पर हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलियम। हमने पांचों पढ़ लिए। 5 के बाद हमारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म बचे लाइक वायरस, उनका छोटा भाई विरियोइड्स, पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल, याद रखिएगा प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, एंड फिर आ गया हमारा लाइकेन्स। इस तरीके से हमने अपने चैप्टर को फिनिश किया। आई होप कि आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज जरूर करिएगा, चैप्टर को रिवाइज करिएगा, और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंच सके हमारी नॉलेज, आपकी नॉलेज। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम मुलाकात करेंगे आरटी एकेडमी के चैनल पे, और एक नया चैप्टर लेकर स्टार्ट करेंगे आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप मेरी बात को मानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। ओके, बाय बाय।